बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर जो आज हमारा टॉपिक है ये लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन के बारे में है। लेक्चर नंबर 6, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर के रिकैप कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने पढ़ा था कि कॉन्सेंट क्या होती है। इसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हेन पार्टीज आर एग्रीड अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस, इसे कहते हैं कॉन्सेंट। दो चीज़ें सेम थिंग और सेम सेंस। और इसके बाद हमने बात किया था कि कॉन्सेंट फ्री कब होती है, तो उसमें हमने 5 चीज़ों का डिफाइन किया था और एक्सप्लेन किया था कि अगर कॉन्सेंट में ये 5 चीज़ें नहीं है तो हम कहते हैं कि ये कॉन्सेंट फ्री है। और consent is said to be free when it is not caused by any of these 5 things. The first one is coercion, the second one is fraud, misrepresentation, undue influence and mistake of fact. अगर ये 5 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ है तो हम कहते हैं कि ये एग्रीमेंट जो है ये कॉन्सेंट जो है ये फ्री नहीं है। इसमें हमने फर्दर बात की थी कि अगर तो कोई कंसेंट जो है वो मिस्टेक से ली गई है तो एग्रीमेंट जो होगा वो वॉइड होगा। और मिस्टेक के अलावा बाकी चीज़ों में 4 में से कोई एक भी चीज़ के ज़रिए कंसेंट कॉज की गई है, फॉर एग्जांपल कंसेंट इज कॉज बाय फ्रॉड, कोर्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन या अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो फिर हम कहेंगे कि ये एग्रीमेंट जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ दैट पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कास्ट। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है और कंसिडरेशन क्या है, और इसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट ऑब्जेक्ट्स एंड कंसिडरेशन आर लॉफुल। ऑब्जेक्ट होता क्या है एग्रीमेंट के अंदर, कंसिडरेशन होती क्या है एग्रीमेंट के अंदर, और इनकी लॉफुलनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन का डिफरेंस क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि पर्पस या वो एम या वो मकसद जिसके लिए एग्रीमेंट किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट मीन्स द पर्पस और एम ऑफ एग्रीमेंट इंटेंडेड टू एंटर इनटू, वो मकसद या वो पर्पस जिसकी वजह से उस एग्रीमेंट में इंटर हुआ जा रहा है। वाइल कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन क्या है? वो सब्जेक्ट मैटर जिसके बारे में एग्रीमेंट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं एक प्लॉट सेल करना चाह रहा हूँ, मिस्टर ए उसको खरीदना चाह रहा है। मिस्टर ए का पर्पस ये है कि उसको परचेज करके वहाँ पे मस्जिद बनाना चाह रहा है। तो मस्जिद क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। प्लॉट क्या है? ये कंसिडरेशन है। मैं एक बुक देना चाह रहा हूँ, मिस्टर ए उस बुक को लेकर रद्दी के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहा है, तो ये उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। या वो उसको लाइब्रेरी में रखेगा, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और वो बुक क्या है? ये कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट, ये जो सेक्शन 23 हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर, इसमें दोनों के बारे में सेम चीज़ें हैं। दोनों की लॉफुलनेस के लिए कि ये चीज़ें वेदर दैट ऑब्जेक्ट इज़ लॉफुल और नॉट, वेदर दैट कंसिडरेशन इज़ लॉफुल और नॉट, उनके लिए रिक्वायरमेंट वो सेम है, मगर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन को आपने अलग अलग रखना है। ऑब्जेक्ट जब हम देखेंगे कि वेदर दैट एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट अंडर सेक्शन 10 जो प्रीवियस में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें हमने जब 5 चीज़ों का जिक्र किया था कि पार्टी कंपिटेंट हो, फ्री कंसेंट हो, ऑब्जेक्ट लॉफुल हो, कंसिडरेशन लॉफुल हो और नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, ये 5 चीज़ों का जब जिक्र किया था तो उसमें ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन 2 अलग अलग चीज़ें हैं, मगर यहाँ पर हम उनको इकट्ठा ही पढ़ेंगे। उनके लिए जो इंग्रेडिएंट है वो सेम है, मगर आपने इनके सेंस को अलग अलग रखना है। What consideration and objects are lawful? कौन से कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल होंगे? इसमें कहा जाता है सेक्शन 23 के अंदर बताया गया, इसका रेफरेंस सेक्शन 23 है कि द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल। सबके लॉफुल होंगे जब तक कि ये जो 6 चीज़ें बताई हैं, 6 चीज़ें हैं, इन 6 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी नहीं हो। अगर ये इनमें से कोई एक चीज़ भी हुई तो फिर हम कहेंगे कि ये लॉफुल नहीं है। अदरवाइज अगर ये 6 चीज़ें नहीं हैं तो हम कहते हैं कि जो कंसिडरेशन है या ऑब्जेक्ट्स हैं एग्रीमेंट के वो लॉफुल हैं। ये 6 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़, इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, मीन कि लॉ ने इसको मना नहीं किया हुआ। अगर लॉ ने मना किया हुआ है किसी कंसिडरेशन को या किसी ऑब्जेक्ट को, तो हम कहते हैं कि ये कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है। और उसके बाद, इज सच अ नेचर दैट इट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, मीन कि ये खुद हो सकता है जो कंसिडरेशन है या ऑब्जेक्ट है खुद वो लॉफुल नहीं है, सॉरी अनलॉफुल नहीं है,
मगर अगर परमिट किया जाए तो किसी और लॉ को वो डिफीट करता हो, किसी और लॉ की प्रोविजन को डिफीट करता हो। इसके एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे, मगर अभी मैं आपको इसका एग्जांपल एक दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक आदमी फैक्ट्री बनाना चाहता है, तो फैक्ट्री बनाना तो लॉफुल है, मगर वो फैक्ट्री किसी ऐसी जगह पे बना रहा है कि जहाँ पे इन्वायरमेंटल लॉ या कोई और लॉ उसको परमिशन नहीं देता। फैक्ट्री बनाना तो लॉफुल है, मगर अगर फैक्ट्री की परमिशन किसी ऐसे एरिया में दी जाए जहाँ पे कोई और लॉ इफेक्ट हो, तो इसको यहाँ पे ये क्लॉज आ जाएगी कि इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। अगर उसकी इजाज़त दे दी जाए तो हो सकता है ये खुद से तो इलीगल ना हो, खुद से तो अनलॉफुल नहीं है, मगर किसी और लॉ को वायलेट करता हो। नेक्स्ट तीसरी चीज़ जो है फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट की डेफिनेशन हमने पहले पढ़ ली है फ्रॉड की, और भी फ्रॉड की डेफिनेशन पीपीसी के अंदर भी मौजूद है, सेक्शन 419 के अंदर। तो फ्रॉडुलेंट की जनरल डेफिनेशन ही लेंगे कि अगर वो कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो फ्रॉडुलेंट है तो फिर भी वो लॉफुल नहीं है। नेक्स्ट, एम्प्लॉइज इन्वॉल्व्स और एम्प्लॉइज इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। जो दो बंदे एग्रीमेंट कर रहे हैं किसी थर्ड बंदे को या उनका आपस में किसी को, उस एग्रीमेंट के रिजल्ट में उसकी कंसिडरेशन या जो ऑब्जेक्ट है उसकी वजह से किसी की प्रॉपर्टी को या किसी पर्सन को अगर लॉस हो सकता है, उसकी इंजरी आ सकती है। इंजरी का मतलब क्या? वायलेशन ऑफ राइट। अगर उनका राइट वायलेट होता हो किसी का, तो हम कहते हैं कि ये जो कंसिडरेशन है या ऑब्जेक्ट है ये लॉफुल नहीं है, या कोर्ट रिगार्ड्स इट इमोरल, इमोरल है। अब इमोरल की डेफिनेशन क्या होती है? गैर इखलाकी। गैर इखलाकी का मतलब हो सकता है कि मेरे नज़दीक और इखलाकियात हो, किसी और बंदे के नज़दीक और इखलाकियात हो। हर इलाके के नज़दीक एरिया, देखो सोशल वैल्यूज़ हर जगह की डिफरेंट होती हैं, वैल्यूज़ जगह जगह की डिफरेंट होती हैं, रिलीजन्स बेस पे डिफरेंट होती हैं। तो इसमें इमोरल हम नहीं कहेंगे कि जी मैं समझता हूँ कि इसको इमोरल, बल्कि जिसको कोर्ट समझता है इमोरल। इमोरलिटी की डेफिनेशन क्या होगी? इमोरल की डेफिनेशन ये है कि जिसको कोर्ट रिगार्ड करता हो कि ये इमोरल चीज़ है। और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी मीन उस जगह पे जो कस्टम्स हैं, वहाँ पे जो रूटीन से काम हो रहा है, उसके अगर अपोज करता हुआ कोई एग्रीमेंट किया जाएगा तो उसकी कंसिडरेशन या उसका जो ऑब्जेक्ट है वो भी अनलॉफुल है। अभी देखें वही चीज़ें जो 5 हैं, इनको अलग अलग नंबर लगा के 6 नंबर तक हैं ये। इट इज़ फॉरबिडन बाई लॉ, इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, फ्रॉडुलेंट, इन्वॉल्व्स और इम्प्लॉइज इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये 6 चीज़ें नहीं होनी चाहिए, 6 की 6 चीज़ें माइनस होनी चाहिए। अगर 6 चीज़ें नहीं हैं, 6 में से कोई भी चीज़ नहीं है, मीन कि 6 की 6 चीज़ें नहीं हैं। अगर कोई भी चीज़ है तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट या ये कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है। कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट को लॉफुल होने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर ये 6 की 6 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी इसके एग्जाम्पल्स की कुछ बात कर लेते हैं। A, B and C enter into an agreement for division among them of gains acquired or to be acquired by them by fraud. Agreement is void as its object is unlawful. अभी ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ये है कि हम एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट ये है कि हम जो प्रॉफिट कमाएंगे फ्रॉड के जरिए वो आपस में डिवाइड करेंगे। अब ये एग्रीमेंट क्या है? इस एग्रीमेंट को हम कहेंगे कि ये वॉइड है। क्यों वॉइड है? कि इसकी कंसिडरेशन वाइड है। कंसिडरेशन क्यों वाइड है? क्योंकि इसका जो मकसद है, जो इस फ्रॉड के जरिए अचीव किया गया, सॉरी कंसिडरेशन नहीं बल्कि इसका ऑब्जेक्ट जो है ये अनलॉफुल है। फ्रॉड की वजह से जो हमने फ्रॉडुलेंट क्लॉज पढ़ी थी। ए एग्रीज टू लेट हर डॉटर ऑन हायर टू बी फॉर प्रोस्टिट्यूशन। ए जो है बी की तरफ अपनी डॉटर को छोड़ देता है प्रोस्टिट्यूशन के लिए, ये इसका एग्रीमेंट कर लेता है। तो ये एग्रीमेंट क्या है? ये वॉइड है बिकॉज इट इज़ इमोरल। ये एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट जो है, हाँ जी अभी इसके बदले मुझे इतने पैसे दें, ये रिटर्न में बेशक हो, जिस तरह के हमने शुरू में बात की थी कि हर चीज़ जो राइटिंग में हो या स्टाम्प पेपर पे हो या उसका कुछ विटनेसेस मौजूद हो, उसका मतलब ये नहीं है कि ये एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवाया जा सकता है। तो कौन से एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवाया जा सकता है? उन एग्रीमेंट्स को इन्फोर्स करवाया जा सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में चले जाते हैं। देखिए हमने 4 शक्लें पढ़ी, ऑल एग्रीमेंट्स और नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो इन्फोर्सेबल होंगे। ये वाइडेबल एग्रीमेंट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक पार्टी चाहे तो उसको इन्फोर्स करवाए चाहे तो ना करवाए। मुकम्मल जो दोनों पार्टी चाहती हैं, दोनों पार्टी उसको इन्फोर्स करवा सकती हैं, वो कहते हैं, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ए प्रॉमिसेस बी टू ड्रॉप अ प्रोसिक्यूशन which he has instituted against B for robbery, and B promises to restore the value of things taken.
द एग्रीमेंट इज वॉइड एज इट्स ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। अभी क्या कि ए और बी का आपस में कोई केस चल रहा है, क्रिमिनल केस चल रहा है। क्रिमिनल केस क्रिमिनोलॉजी के लेक्चर्स के अंदर मैंने बताया था कि दैट इज राइट ऑफ स्टेट। अभी उसने प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट की थी कि जी इसने रॉबरी की। रॉबरी क्या होता है? वो राइट इन रेम की वायलेशन है, राइट इन पर्सोनम की वायलेशन नहीं है। राइट इन रेम की वायलेशन की थी उसने, रॉबरी की थी, और रॉबरी के रिजल्ट में ये बंदा कहता है कि जी ठीक है जी, वो मैं केस उठा लेता हूँ, आप मुझे पैसे वापस करें, इतने पैसे वापस करें। इस तरह का एग्रीमेंट जो है उसके बाद उसके ऊपर अमल नहीं करवाया जा सकता। ये क्या होगा? ये वाइड होगा, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है। अभी इसमें क्या है, इस एग्जांपल के अंदर क्या है कि ए और बी आपस में प्रॉमिस करते हैं कि जी मैं आपको इतने पैसे दूंगा और मुझे आप गवर्नमेंट की सर्विस, पब्लिक सर्विस में मुझे जॉब दें। तो ये एग्रीमेंट क्या है? ये अनलॉफुल है, क्योंकि इसकी कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल है, अनलॉफुल है। अभी अगली बात करते हैं कि इनका स्टेटस क्या होता है, कि ऐसा एग्रीमेंट जिसकी कंसिडरेशन अनलॉफुल हो या जिसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो, वो क्या होता है? वो वॉइड होता है, वो वॉइड एग्रीमेंट होता है। ये देखें, फिर वापस चले जाएं कि एग्रीमेंट को चार में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करना होता है। या वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, या वॉइडेबल एग्रीमेंट होता है, या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, या वॉइड एग्रीमेंट होता है। तो ये जो चार कैटेगरी हमने पढ़ी थी शुरू के अंदर, पहले सेकेंड लेक्चर के अंदर, तो अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि फॉरी कंसेंट के अंदर जो चार चीज़ें हैं कि क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड, ये चार चीज़ों से अगर कंसेंट कॉज की गई है तो उसमें हम कहते हैं कि एग्रीमेंट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर वो मिस्टेक से कॉज की गई है तो हम कहते हैं कि वो एग्रीमेंट वॉइड है, मीन कि उस पर कोई भी अमल नहीं करवा सकता। और यहाँ पे जो बात कर रहे हैं इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 23 के अंदर, कि अगर किसी एग्रीमेंट की कंसिडरेशन या एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल है, वो इन 6 कैटेगरी के मुताबिक फॉल नहीं करता, तो उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं कि ये एग्रीमेंट वॉइड है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के ये लेक्चर मिलते रहें